आज के इस नए और बेहद दिलचस्प डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा जो विषय है ना, वो कोई आम विषय नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, वो नींव है जिस पर हमारा पूरा देश टिका है। जी हाँ, आज हम भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही गहन और विस्तृत प्रेजेंटेशन पर आधारित है, जिसे खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल। लेकिन हमारा जो मिशन है ना यहाँ, वो सिर्फ कुछ अनुच्छेदों को रटना नहीं है। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर ये विशाल और इतना जटिल कानूनी ढांचा कैसे व्यवस्थित किया गया है। और इस विषय पर चर्चा करना हमेशा ही बहुत रोमांचक होता है। जब हम संविधान के इस पूरे ढांचे को देखते हैं ना, तो जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आती है वो ये है कि ये सिर्फ नियमों की कोई सूखी किताब नहीं है। हाँ, एकदम सही कहा। ये असल में एक जीवंत दस्तावेज है। मतलब एक ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट जो समाज की जरूरतों के साथ सांस लेता है, विकसित होता है और खुद को बदलता है। इस पूरे अध्ययन में हम यही देखेंगे। तो चलिए सीधे विषय में उतरते हैं। और इस विकास की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका गणित समझना होगा। हाँ, वो जो शुरुआती स्लाइड्स हैं, स्लाइड 1 और 2, वो इसी गणित की बात करते हैं। बिल्कुल। अक्सर लोगों के मन में ये छवि होती है कि संविधान निर्माताओं ने जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ऐसा नहीं है। जी। अगर हम शुरुआत की बात करें तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। लेकिन अगर आज हम वर्तमान संविधान को देखें तो उसमें 25 भाग हैं। सही बात है। अब ये 22 से 25 का सफर एकदम सीधा नहीं है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प समीकरण है। मूल 22 भाग, जिनमें 4 नए भाग जोड़े गए और एक भाग को पूरी तरह से हटा दिया गया। हाँ। 22 + 4 - 1 25। एकदम सही। इस तरह कुल मिला के 25 भाग बनते हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें ना, तो इन जोड़े गए 4 भागों के पीछे की कहानी हमें बताती है कि देश को कब और किन नई चीजों की जरूरत महसूस हुई। बिल्कुल, स्लाइड 3 और 4 में इसका बहुत अच्छा विश्लेषण है। हाँ, ये सिर्फ जोड़ घटाव नहीं है। उदाहरण के लिए जो पहला जोड़ा गया भाग है, भाग 4 का यानी पार्ट 4A, इसे 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संशोधन, जिसे कई बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एकदम सही। और ये भाग मौलिक कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित था। रुकिए, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्य नहीं थे, ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। दरअसल शुरुआती दौर में सारा ध्यान अधिकारों पर था, क्योंकि हमने एक लंबा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था। हाँ, वो तो है। लेकिन 70 के दशक तक आते आते ये महसूस किया गया कि सिर्फ अधिकारों की बात करना काफी नहीं है। जी। इसीलिए कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसी 42वें संशोधन द्वारा एक और महत्वपूर्ण हिस्सा जोड़ा गया, भाग 14 का। भाग 14 का, जो अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स के लिए है। जी हाँ। इसके बाद भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक नया दौर शुरू हुआ। 1992 में 74वें संशोधन द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया, जो नगर पालिकाओं के लिए है। और एक और है ना, जो बहुत हाल ही में जोड़ा गया। बिल्कुल, 2011 के 97वें संशोधन द्वारा भाग 9 ख जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा देता है। तो ये तो बात हुई उन 4 हिस्सों की जो जोड़े गए, +4। लेकिन आपने कहा कि एक हिस्सा हटाया भी गया था, -1। हाँ, और वो था भाग 7। किसी चीज को संविधान से पूरी तरह निकाल देना, ये बहुत बड़ी बात लगती है। बिल्कुल लगती है। इसे 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त यानी रिपील कर दिया गया था। इसके पीछे की कहानी हम आगे चल के विस्तार से समझेंगे जब हम राज्यों की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने ये गणित समझ लिया। अब जरा इस ढांचे की असल शुरुआत पर चलते हैं। मैं स्लाइड 5, 6 और 7 की तरफ देख रही हूँ। हाँ, यहाँ से भागों का सिलसिला शुरू होता है। अगर हम संविधान को एक एक घर बनाने की प्रक्रिया की तरह देखें तो ये बहुत तार्किक लगता है। सबसे पहले घर के लिए जमीन चाहिए, जो हमें भाग 1 में मिलती है। जी, भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। बिल्कुल, संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी देश की सीमाएं क्या होंगी, यह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अब जमीन आ गई तो उसमें रहने वाले लोग चाहिए, यही हमारा भाग 2 है। भाग 2
जो नागरिकता या सिटीजनशिप पर आधारित है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। और जब लोग उस जमीन पर रहने आ गए तो उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आज़ादी चाहिए, कोई उनके साथ अन्याय न करे, इसके लिए सुरक्षा चाहिए। और यही भाग 3 तस्वीर में आता है। ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक फैला हुआ है। ये क्रम सच में बहुत सुंदर है। पहले देश बनता है, फिर उसमें रहने वाले लोग आते हैं और फिर उन लोगों को अधिकार मिलते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। नागरिकों को अधिकार मिल रहे तो फिर सरकार का क्या? सरकार को भी तो पता होना चाहिए कि उसे काम कैसे करना है। हाँ, और यही भाग 4 आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, अनुच्छेद 26 से 51। असल में ये सरकारों के लिए एक तरह का दिशा निर्देश है, और जैसा कि हमने पहले देखा, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आते हैं। इसीलिए स्लाइड 7 में भाग 4 क यानी मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। एकदम सही। अब बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि अब हम स्लाइड 8, 9 और 10 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सरकार के मुख्य ढांचे में प्रवेश करता है। भाग 5, संघ सरकार या द यूनियन। ये संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। इसमें राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट सब आ जाते हैं। और संघ के बाद बारी आती है राज्यों की। भाग 6 राज्य सरकार यानी द स्टेट से जुड़ा है, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक है। और स्रोत में स्पष्ट रूप से पहली अनुसूची भाग बी के राज्य का भी जिक्र है, जो सीधे हमें उस हटाए गए भाग 7 की तरफ ले जाता है। हाँ, वो भाग जिसे 1956 में हटा दिया गया था, भाग 7। ऐसा क्या हुआ था उस वक्त? दरअसल जब देश आजाद हुआ था, तब भारत में राज्यों की स्थिति आज जैसी नहीं थी। राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अच्छा, तो ये भाग 7 उसी से जुड़ा था? बिल्कुल। भाग 7 अनुच्छेद 238 मुख्य रूप से पार्ट बी के राज्यों से संबंधित था, लेकिन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो ए, बी, सी की व्यवस्था ही खत्म कर दी गई होगी? एकदम सही। जब वो श्रेणियां ही नहीं रही तो इस भाग की आवश्यकता समाप्त हो गई, इसलिए इसे निरस्त कर दिया गया। वाह, ये तो पूरी तरह से सफाई करने जैसा हुआ। इसके बाद आता है भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। हाँ, ये दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों के प्रशासन को दर्शाता है, जिन्हें सीधे केंद्र सरकार चलाती है। तो हमने केंद्र देख लिया और राज्य देख लिए, लेकिन क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम स्थानीय स्तर पर चलते हैं। स्लाइड 11, 12 और 13। यहाँ हम सत्ता के विकेंद्रीकरण को देखते हैं। शासन दिल्ली से निकलकर गांवों और नगरों तक पहुंच रहा है। हाँ, भाग 9 पंचायत के बारे में है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ। फिर भाग 9 क नगर पालिका 243 पी से 243 जेड जी तक। और भाग 9 ख सहकारी समिति 243 ZH से 243 ZT तक। ये जो अनुच्छेदों के साथ इतने सारे अक्षर जुड़े हैं ना, ओ, पी, जेड, जी, ये सुनने में बहुत जटिल लगते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अगर नए नंबर देते तो बहुत बड़ी उलझन पैदा हो जाती। इसलिए मूल अनुच्छेद के भीतर ही सबसेक्शंस डाल दिए गए। सही है। फिर स्लाइड 13 पर भाग 10 आता है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 ए। ये विशेष प्रशासनिक ढांचा है। और इसके तुरंत बाद भाग 11 है, संघ राज्य संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। ये भाग बताता है कि केंद्र और राज्य आपस में मिलकर कैसे काम करेंगे। बिल्कुल। अब बात पैसे और प्रशासन की। हम स्लाइड 14 और 15 पर आ गए हैं। हाँ, बिना वित्त के तो कोई ढांचा काम नहीं कर सकता। भाग 12, वित्त, संपत्ति, संविदाएं, अनुच्छेद 264 से 300 ए। और इसके साथ ही भाग 13, व्यापार वाणिज्य, अनुच्छेद 301 से 307। सरल शब्दों में कहें तो ये हिस्से सुनिश्चित करते हैं कि पूरे भारत में आर्थिक गतिविधियां बिना किसी बाधा के चल सकें। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत एक सिंगल मार्केट की तरह काम करे। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए प्रशासनिक ढांचे की जरूरत होती है, जो स्लाइड 15 में है। भाग 14, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323।
ये यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों का आधार है। और इसी के साथ वो भाग 14 क है, अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स, अनुच्छेद 323 ए से 323 बी, जो विशेष अदालतों की तरह काम करते हैं। हाँ, ताकि आम कोर्ट्स पर से बोझ कम किया जा सके। अब एक बहुत ही प्रासंगिक विषय पर आते हैं, चुनाव। स्लाइड 16, भाग 15, चुनाव या निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 ए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार यहीं से संचालित होता है। बिल्कुल। और भाग 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। इसके बाद स्लाइड 17 और 18 पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय का स्पष्टीकरण है। हाँ, ये भाषा का मुद्दा है। भाग 17, राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। इस पर बहुत भ्रम होता है। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज और राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज का अंतर समझना बहुत जरूरी है। स्रोत इसे बहुत साफ तरीके से समझाता है। राजभाषा वो है जो संपर्क या कामकाज की भाषा है और हिंदी यही है। बिल्कुल, लेकिन भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है जो पूरे देश पर लागू हो। हाँ, स्रोत में दिया गया उदाहरण बहुत रोचक है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। यही हमारी विविधता को दर्शाता है। अब हम अपनी इस विस्तृत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। स्लाइड 19, 20 और 21। जब देश संकट में हो तब के लिए नियम। भाग 18, आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। और भाग 19, विविध या मिसलेनियस, अनुच्छेद 361 से 367। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के संरक्षण की बात है। फिर स्लाइड 20 के अनुसार अंतिम 3 भाग आते हैं। हाँ, भाग 20, संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संविधान को बदलने या अपडेट करने की शक्ति देता है। इसी शक्ति से वो नए भाग जुड़े थे। भाग 21, अस्थायी उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। और भाग 22, संक्षिप्त नाम, अनुच्छेद 393 से 395। और अंतिम स्लाइड 21 एक बहुत ही शानदार विजुअल सारांश देती है, संपूर्ण संविधान एक नजर में। जी, एक इमारत की तरह 25 भाग एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, जिनकी नींव 395 अनुच्छेदों पर टिकी है। तो इस पूरे डीप डाइव का सार ये है कि सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ परीक्षा पास करने का सिलेबस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो मैनुअल है जिससे हमारा पूरा देश चलता है। इतनी जटिल जानकारी को इतने व्यवस्थित तरीके से समझना सूचना के अतिभार से बचाता है। मैं एक विचारोत्तेजक मोड़ पर इस चर्चा को छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। जैसा कि हमने देखा, ये एक जीवंत दस्तावेज है जिसने समय के साथ 4 नए भाग जोड़े और एक हटा दिया। इस गतिशीलता को देखते हुए कल्पना कीजिए कि आने वाले 50 वर्षों में तकनीकी क्रांति और बदलते समाज के साथ क्या हमें संविधान में किसी भाग 26 की आवश्यकता पड़ सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। और अगर हाँ, तो वो किस विषय पर होगा? शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा अधिकारों पर? ये सच में बहुत ही गहरा विचार है। डिजिटल युग के नए अधिकार। सुनने वाले लोग इस विचार पर खुद सोचने का प्रयास करें। बिल्कुल। इस गहन अध्ययन को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस यात्रा पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।